ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर जो है, ह्यूमन आई डिफ्रेंशिएट कर सकती है उन दो पॉइंट्स को जो 0.1 मिलीमीटर एक दूसरे से पड़े होते हैं, यानी एक से दूसरे पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर का फोकल पॉइंट हो तो ह्यूमन जो है वो उसको इमेज को आसानी से देख सकते हैं। और ये क्या कहलाती है 0.1 मिलीमीटर, ये ह्यूमन की रिजॉल्विंग पावर। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को 0.05 इमेज, अगर ये 0.1 मिलीमीटर है ना, ठीक है, सोर्स से हमारी आंख के अंदर जो आई के अंदर जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, अगर हम इस इमेज को डिवाइड कर दें 2 पे और हमारे पास जो रिजल्ट है 0.05 मिलीमीटर, तो ह्यूमन आई इस जो है इन दो पॉइंट्स में जो 0.05 मिलीमीटर पे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको जब वो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी, यानी बिल्कुल आंख के ऐसे आगे करके रखा जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे करके जो है वो अपनी आई के आगे करके बुक को ऐसे देखूंगी तो हम मुझे जो बुक्स के जो लेटर्स होंगे वो ब्लरी नजर आएंगी, यानी मेरी आई उसको जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सक रही, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज की जाती है विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। जब आई साइट में, जब नज़र में कोई फर्क आ जाता है दूर का या नज़दीक का, यानी जब इमेज रेटिना से आगे बनता है आंखें या रेटिना से पीछे जाके बनना शुरू हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन आई के एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर, ये आंख है, ये आंख का अंदर वाला हिस्सा है, ये लेंस है आंख का, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये रेटिना है, तो जो भी हम देखेंगे अगर उसका इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे जाके बन रहा है, ठीक है, तो अगर उसका इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे जाके बन रहा है तो इसका मतलब है आई साइट 6/6 विजन क्लियर है। लेकिन अगर इमेज रेटिना से पहले बने किसी भी चीज का या रेटिना के बाद में जाके बने तो इस सूरत में क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट साइटेडनेस होती है और अकॉर्डिंग टू आई इम्परफेक्शन, आंख की इम्परफेक्शन के मुताबिक फिर वो लेंस यूज किया जाता है कि जिससे आंख का मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर जो है वो सेट की जाती है ताकि क्लियर इमेज बने आंख के रेटिना पे जाके, और जो फोकल पॉइंट जो है रेज ऑफ लाइट का जो कैप्चर हमारी आंख का लेंस करता है वो उसको एग्जैक्ट रेटिना पे फोकस करे ताकि हमें चीज़ों का व्यू क्लियर हो सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में। तो सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और किस तरह से सेल्स मिलके एक टिश्यू जो है वो बनाते हैं। पेज नंबर 52 है हमारा, बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, उसके विंग्स जो है वो किससे बने होते हैं, थिन शीट ऑफ सेल से, थिन शीट ऑफ सेल्स। इसके बाद शाइनी लेयर ऑफ आवर आईज, शाइनी लेयर ऑफ आवर आईज, ये किससे बनी हुई है, सेल्स के साथ। मीट is composed of cells, मीट किससे बना है, सेल से। और उसके कंटेंट्स, मीट के कंटेंट्स क्या है, मिनरल्स, मीट के अंदर मिनरल होता है और प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये क्या है उसके कंटेंट, ये क्या बन जाते हैं, बिकम पार्ट ऑफ आवर सेल। कब, जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमारे आई लैशेस, फिंगर नेल्स,
इसके बाद ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस किस में से निकलता है? ऑरेंजेस जो होते हैं, ऑरेंजेस के स्लाइसेस जो होते हैं, उसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है? सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सारे जब वो प्रोड्यूस होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, और ये सेल्स इतने स्मॉल होते हैं, सेल्स आर सो स्मॉल that they are unseen with our naked eye. हमें खुली आंख से वो सेल नज़र नहीं आते। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जो सेल होता है उसके अंदर सेल बेसिकली कंपोज्ड किस तरह से होता है, उसके कितने ऑर्गेनल्स होते हैं। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडीज के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, राइबोसोम के बारे में, ठीक है। इन सब के जो सेल के कंटेंट्स हैं, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, उनका अलग अलग फंक्शन क्या है, किस तरह से वो बॉडी वो सारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं टू परफॉर्म द डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी and the emergence of cell theory। जब साइंटिस्ट ने स्टेप रखा साइंटिफिक मेथड्स की तरफ कि वो देखें नेचर कैसे बनी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो नेकेड आई से वो देख सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको वो नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। तो दोज थिंग्स which are unseen with naked eye वो चीजें जो अनसीन है नेकेड आई से, वो क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। एंड सेल इज वन ऑफ देम। और सेल भी उन्हीं में से एक है कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। और इस माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की वजह से सेल थ्योरी जो वो बनाई गई। माइक्रोस्कोपी जो टर्म है, टर्म माइक्रोस्कोपी, इसका मतलब क्या है? यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी जब आप किसी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे किसी चीज को देखने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले अंडरलाइन कर लें इसको, द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकरियास जेनसन। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको डिस्कवर किया था ज़ेकरियास जेनसन ने। ज़ेकरियास जेनसन ने हॉलैंड में
इन 1595 में। किस तरह से कि ये एक सिंपल ट्यूब थी विद लेंसेज, और ये किस तरह से पहली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो कैसी थी, सिंपल ट्यूब थी विद लेंस ऑफ रेजोल्यूशन with lens of magnification range 3x to 9x, यानी मैग्निफिकेशन होता है कि किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करना यानी बड़ा करना, कि किसी भी चीज को 3 से 9 गुना बड़ा करके दिखाना। दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं इसमें माइक्रोस्कोपी में। माइक्रोस्कोपी में दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होंगी। एक होती है, माइक्रोस्कोपी की दो टर्म्स हैं, एक है मैग्निफिकेशन और एक है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन। अब इन दोनों के मीनिंग्स में फर्क है। इन दोनों के मीनिंग्स में फर्क क्या है, मैग्निफिकेशन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो बज़ाहिर उसका साइज है वो बड़ा हो जाए। इंक्रीज्ड apparent size of an object and its important factor in, ये इंक्रीज करता है apparent size of an object को, जो कि important factor है माइक्रोस्कोपी में। देन आ जाता है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, इसका मतलब क्या है, मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। अब जैसे कोई आप कैमरा यूज करते हैं, कैमरा जब वो फोकस ले रहा होता है, ना वो क्या कर रहा होता है, रेजोल्यूशन उसकी सेट कर रहा है। ठीक है, जब कैमरा किसी चीज को बार बार आप तस्वीर लेते हैं तो कैमरा उस वक्त जो फोकस लेता है वो क्या करता है, रेजोल्यूशन उसकी सेट करता है, यानी फोकल पॉइंट के जहां पे वो सारी रेज ऑफ लाइट को फोकस कर दे। ठीक है, जैसे ये सोर्स है ना, हमारे पास लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसको सारी रेज को जब वो एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर दे। ठीक है, ये सारी जो रेज है, रेज ऑफ लाइट है, उन सबको जो है वो एक सिंगल, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट जैसे पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आके सारी जो एक पॉइंट पे मिलेंगी, ये जो एक पॉइंट पे मिलेंगी, ये उसका क्या होगा, फोकल पॉइंट, और वही उसकी रेजोल्यूशन होगी। और जब उसकी रेजोल्यूशन सेट हो जाएगी, उसका फोकस सेट हो जाएगा, तो वहाँ पे इमेज क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसका फोकस पॉइंट सेट नहीं होगा तो उसका इमेज जो है, तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं होगी, बल्कि धुंधली या ब्लर जिसे आप कहते हैं, वो उस तरह से आपको अपीयर होगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है एट विच दो ऑब्जेक्ट्स, ये वो मिनिमम रेजोल्यूशन, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नजर आए, यानी जहां से उसको कैप्चर किया जा रहा है और जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान एक मतलब ऐसा पॉइंट सेट होता है कि जहां पे रेज ऑफ लाइट जो वो फोकस होती हैं और उसको इमेज को क्लियर करती हैं। ह्यूमन नेकेड आई जो है वो ह्यूमन नेकेड आई जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है दो पॉइंट को। ह्यूमन आई